आपका नाम, आपका पता, आपकी ईमेल आईडी, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका धार्मिक विश्वास, आपका राजनीतिक मत, ये सब क्या है? यह सब है पर्सनल डेटा। और यह सारा का सारा पर्सनल डेटा अगर आपकी इच्छा के बिना, आपकी सहमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान को मिल जाए जो इसका दुरुपयोग कर सकता हो, तो यह आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। निजता का अधिकार भारत के संविधान 21 के तहत आता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आपके निजता के अधिकार को बनाए रखा जाए। इसी बात को आधार बनाकर जो भारत की सरकार है उसने संसद में बिल लेकर आई है और बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आपको हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से यह बताया भी था कि किस तरह से जो कैबिनेट है उसने मंजूर किया है इस बिल को, और उस बिल की मंजूरी मिलने के बाद मानसून सत्र में यह आया और लोकसभा में पारित हो गया। अब इस बिल को कानून बनने के लिए जरूरत पड़ेगी कि यह राज्यसभा में पारित हो जाए, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाएं। और पूरी की पूरी उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि यह बिल अपने आप में एक कानून का रूप भी जल्द ही ले लेगा। तो इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि हम एक बार फिर से इसको देख लें। कुछ दिनों पहले हमने इसे देखा था इंडेप्थ में ही, एक बार दोबारा से देख लें तो बेहतर होगा, रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो जैसा कि आपसे मैंने बताया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया लोकसभा में, तो अब यह जानना जरूरी है कि आखिर यह प्राइवेसी के बारे में क्या कहता है। उसके बाद यह जानना जरूरी है कि सेंटर को क्या पावर इस बिल में मिला हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार को, और उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मसला इस खबर के साथ जुड़ा हुआ है। इन सारी चीजों को हम अपनी चर्चा के बिंदुओं के माध्यम से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे चर्चा में क्यों है, और चर्चा में होने की वजह जैसे मैंने आपसे बताई कि लोकसभा में यह बिल पास हो गया है। उसके बाद हम जानेंगे इस बिल की पृष्ठभूमि कि यह बिल अस्तित्व में किस तरह से आया, कब आया, और अभी वर्तमान रूप के साथ किस तरह से यहां तक लोकसभा में पारित हुआ है। उसके बाद हम जानेंगे क्यों महत्वपूर्ण है यह बिल, क्यों जरूरी है। उसके बाद हम यह देखेंगे कि इस बिल के तहत किस तरह से, यानी कि जब यह लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो कैसा कानूनी संरक्षण मिल सकेगा लोगों को, हम भारतीयों को। उसके बाद विधेयक को लेकर क्या चिंता जताई जा रही है, इसमें क्या चिंताएं हैं। लोकसभा में पास होने के बाद भी बहुत सारे जो विद्वान हैं अपनी अपनी तरफ से राय दे रहे हैं कि इसमें ये चीज की कमी है, तो किस बात को वह बता रहे हैं, किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसे भी आज हम देखने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं चर्चा में क्यों। जैसा कि मैंने बताया कि बस आपको पता ही लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन इस बिल का नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। अब बात आती है कि यह जो बिल है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि है जस्टिस BN श्री कृष्णा के नेतृत्व में एक स्पेशल कमेटी बनी। यह स्पेशल कमेटी 2018 के समय की बात थी। इसने बिल का ड्राफ्ट तैयार किया और उसमें बताया कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इसमें आपके डेटा की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। और इस बिल में कुछ बदलाव होते रहे समय के साथ, फिर धीरे धीरे करके जो आज हम बिल देखते हैं वह सामने हमारे आता है। तो क्यों है यह महत्वपूर्ण, इसे समझ लेते हैं। देखिए, इस बिल के माध्यम से, यानी कि इस कानून के माध्यम से आगे चलकर जब ये कानून बन जाएगा, सरकार यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा पर्सनल अकाउंट है, सोशल मीडिया में है, फेसबुक में है, ट्विटर में, इंस्टा में, अलग अलग जगह पे है, लिंक्डइन में है, और बहुत जगह पे है, जीमेल में है, गूगल में है, कहीं ना कहीं पे है। तो यह डेटा सुरक्षित हो पाएगा इस बिल के माध्यम से, सरकार उसके लिए प्रावधान बना पाएगी। उसके बाद सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेट करना चाहती है इस बिल के माध्यम से। उसमें एक प्रावधान यह भी है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा। अब यह बोर्ड देखिए क्या काम करेगा। दो पार्टी होंगी, एक पार्टी जिसके माध्यम से मान लीजिए कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है कि इसने डेटा का दुरुपयोग किया है, या इसके माध्यम से, इसके प्लेटफॉर्म से डेटा लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है, और एक व्यक्ति है जिसके साथ यह समस्या हुई है। तो इन दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए यह बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, कार्य करेगा। इसकी अपनी एक संरचना तैयार होने के बाद इसके अपने नियम होंगे और यह अपने नियम के तहत ही कार्य करेगा, विवाद को सुलझाएगा। उसके लिए चाहे तो उसे जुर्माना लगाना पड़े तो जुर्माना भी लगाएगा। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार के पास बोर्ड में किसी को शामिल करने और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त करने का अधिकार होगा। इस बात पर काफी विवाद बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा। यह बोर्ड जो है, कौन सा बोर्ड? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इसमें केंद्र सरकार तय करेगी, मतलब कि जो प्रावधान होंगे वहां पर उस पर किसका नियंत्रण ज्यादा देखने को मिलेगा? केंद्र सरकार का नियंत्रण देखने को मिलेगा, ऐसा आलोचक कहते हैं। उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म ने इस कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाना होगा।
अब यह बात आपको समझना जरूरी है कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया, इस कानून का, यानी कि आपका डेटा किसी ने लीक कर दिया या किसी के माध्यम से हो गया, किसी की वजह से हो गया, तो शिकायत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी और वहां पर उसके लिए समाधान निकाला जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके माध्यम से हमारी डेटा की सुरक्षा हो सकेगी। उसके बाद देखिए, बोर्ड के पास कार्रवाई करने का जो अधिकार होगा, उसमें मैंने आपसे बताया था कि 250 करोड़ रुपए तक का किसी कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 250 करोड़ तक का जुर्माना। यहां तक यह भी कहा गया है कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ 2 बार शिकायत आती है, 2 बार सजा उस कंपनी को दे दी जाती है, तो यह भी देखा जाएगा कि उस कंपनी को बैन भी किया जा सकता है। यहां तक का प्रावधान इसमें किया गया है। अब आगे देखते हैं किस तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना जरूरी है। देश के पर्सनल डेटा का संग्रह और उपयोग लीगल मीडियम से होना चाहिए। मतलब सरकार यह तय करेगी कि लोगों का जो डेटा है उसका उपयोग सही माध्यम से होना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म से होना चाहिए। मतलब लीगल क्या है, जो इलीगल नहीं। सरकार जिसे गलत नहीं कह रही, सरकार जिसे एक्सेप्ट कर रही, जिसे यह अनुमति मिली है कि आप कार्य कर सकते हैं सही तरीके से, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म ये लीगल प्लेटफॉर्म है, इन्हें मना ही नहीं है। उसके बाद देखिए, डेटा के मिसयूज को कंट्रोल करते हुए उसके प्रोटेक्शन को लेकर पारदर्शिता बनाई जानी चाहिए। अब इसके लिए पारदर्शिता बनेगी, उसके लिए कुछ प्रावधान और ले आएंगे आगे चल के। अब डेटा का मिनिमाइजेशन, रिलेवेंट डेटा पहले से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाए। मतलब कि आपने देखिए, कभी कोई ऐप इंस्टॉल की है आपने, बिल्कुल की होगी, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी एक्सेप्टेंस आपकी मांगता है, आपकी सहमति मांगता है कि वह आपके फोन बुक देखना चाहता है, आपकी गैलरी देखना चाहता है, आपकी कॉल लॉग देखना चाहता है, बहुत सारी चीजें देखना चाहता है, आपके कैमरे को देखना चाहता है कि उसमें क्या है। तो उसमें यहां पर यह बात कही गई है कि डेटा का मिनिमाइजेशन हो। मतलब कि कोई ऐप है या कोई सुविधा है, कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको कोई खास सुविधा दे रहा है, तो वह सुविधा जितने डेटा को प्राप्त करने से वह दे सकता है उतना ही डेटा ले, उससे ज्यादा डेटा ना ले। क्या अनावश्यक डेटा वो आपका ले रही है अपने मिसयूज के लिए। तो आपने देखा होगा इसका डेटा का कितना महत्व बढ़ गया है। डेटा एनालिसिस का कोर्स होता है, डेटा एनालिसिस का कोर्स करके लोग किसी का नरेटिव तैयार कर देते हैं, किसी के खिलाफ या तो किसी के पक्ष में। तो डेटा जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज है। अब देखिए और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि डेटा के इस्तेमाल के लिए जो इकाइयां हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उनकी मतलब अभी तक ऐसा था, जवाबदेही तो अभी भी उनकी एक तरह से कही जाए तो तय थी, लेकिन एक प्रावधान तय हो जाएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी जवाबदेही ऐसी होगी, ऐसा हुआ तो आपकी जवाबदेही ऐसी होगी। उसके बाद डेटा ब्रीच होने की सूरत में संबंधित इकाइयों को इसकी जानकारी सुरक्षा बोर्डों को देनी होगी। डेटा ब्रीच हो गया, कैसे हुआ, क्या समस्या आई, क्या गड़बड़ी हुई, यह कंपनी को बताना पड़ेगा। जो भी सुरक्षा बोर्ड होगा, जिस बोर्ड की हमने पहले बात की, उस बोर्ड को ही बताना पड़ेगा कि आखिर क्या चूक हुई उनसे। वो सारी चीजें, वो सारी जानकारियां उनको देनी पड़ेंगी एक पारदर्शी तरीके से। यह बात भी इसमें साफ साफ दर्ज की गई है। डेटा को किसी भी सूरत में शेयर करने, बदल देने या नष्ट करने के लिए जिम्मेदार कानून पर 250 करोड़ रुपए, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना, यह अधिकतम जुर्माना है। इतना लग सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन यह अधिकतम है। 250 करोड़ बहुत बड़ा जुर्माना है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे हैं, यदि किसी इकाई को 2 से अधिक मामलों में दंडित किया, जो मैंने आपसे पहले बताया था, तो यहां पर यह पूरा का पूरा रहेगा कि उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा सकता है सरकार के द्वारा। 2 बार अगर दंडित कर दिया गया है, मामला आया है से नहीं होगा, शिकायत हुई से नहीं होगा, शिकायत होने के बाद दंडित भी हो जाए तभी ऐसा होगा। यह बात विशेष रूप से जानने वाली है आपके लिए। इसके अलावा मान लीजिए जो डेटा संरक्षण बोर्ड है, डेटा संरक्षण बोर्ड ने कोई फैसला सुना दिया, शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच में जो भी फैसला आया उससे कोई पक्ष सहमत नहीं है, तो कहां जाएगा यह भी बताया गया है। डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण में जाकर अपील की जा सकती है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे भी कुछ है। किस तरह मिलेगा कानून संरक्षण में कुछ और बातें देखिए, जैसे पर्सनल डेटा को लोकल यानी देश में ही स्टोरेज किया जाएगा, इसका पूरा का पूरा प्रयास होगा। सरकार का शुरू में अप्रोच इस मामले में यह था, सरकार चाहती थी कि व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच टू अ ब्लैक लिस्टिंग मैकेनिज्म हो गई है। पहले व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच था सरकार का, लेकिन अभी ब्लैक लिस्टिंग मैकेनिज्म हो गया। इसका मतलब समझिए, पहले व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच था, इसका मतलब यह है कि सरकार बता देगी कि
जैसे किस किस देश में डेटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस डेटा देशों की सूची बन जाएगी कि किस में जा सकता है। अब यह सूची बन गई कि किस देश में डेटा जा सकता है, डेटा का आवागमन हो सकता है, मतलब डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है जरूरी जो वहां की जो कंपनियां हैं उनके लिए, तो उसकी एक सूची बन गई। तो यह वाइड लिस्टिंग अप्रोच हो गई कि अब उस सूची में जो जो देश नहीं है वहां डेटा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब उसकी जगह सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग मैकेनिज्म बनाया है। इसके तहत क्या होगा कि जिन जिन देशों में डेटा नहीं जाना चाहिए, जिन जिन देशों की कंपनियों को डेटा नहीं मिलना चाहिए, उन देशों की सूची बनेगी। मतलब उसके अलावा सारे देश में जा सकता है। पहले उल्टा था, जिसकी सूची बन गई उसमें जा सकता है और बाकी में नहीं जा सकता है। तो ये अप्रोच जो थोड़ी सी चेंज हुई है, इस पर भी कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। यूजर के बिना मर्जी के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि मान लीजिए किसी को आपका पर्सनल डेटा किसी कंपनी को मिलता है, अब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि आपकी मर्जी ना हो। डेटा अगर आ भी गया है तब भी, जैसे आपने सहमति दे दी कि ये डेटा आपको हम इस काम के लिए जरूरी है इसलिए हम आपको देते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ और भी उपयोग करना है उस डेटा का तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग आपने कंपनी में सुना होगा कि आपकी ईमेल आईडी एक जगह आपने दी और दूसरी जगह से उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके कोई आपको कुछ मेल भेज रहा है, तो ये भी अपने आप में देखिए निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक डेटा आंख की पुतलियां अंगूठे के निशान को भी बिना यूजर की जानकारी के नहीं लिया जा सकेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी यूजर के अंगूठे के निशान या बायोमेट्रिक पुतलियां ले लें उसको बताएं भी ना, तो ऐसा भी नहीं होगा। उसके अलावा मानदंड भी संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी संस्था, किसी इंस्टीट्यूशन को कोई डेटा की जरूरत पड़ रही है, तो किसी भी संस्था के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। जैसे कि एजुकेशन, आज एडटेक का जमाना आ गया है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको कुछ डेटा देना होता है, ईमेल आईडी वगैरह देना होता है, मोबाइल नंबर वगैरह देना होता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक मानदंड होगा। एडटेक वालों के लिए कुछ मानदंड होंगे, चिकित्सा वालों के लिए कुछ मानदंड होंगे, इसी तरह से सबके लिए कुछ मानदंड होंगे कि उनको इतना ही डेटा चाहिए, इससे ज्यादा डेटा उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा डेटा नहीं लेंगे, एक लिमिट बनाई जाएगी, वो मानदंड है। इसके अलावा बच्चों के डेटा को माता पिता के इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है स्पेशली 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए, जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान है कि माता पिता की सहमति, क्योंकि देखिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के भी डेटा की जरूरत पड़ सकती है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ही, तो वहां पर उनकी जरूरत पड़ेगी डेटा की। लेकिन यहां पर देखिए एक तो सहमति चाहिए माता पिता की, दूसरी तरफ आप देखिए तो जो संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित कर दिए गए हैं तो इसमें सीमित हो गया कि आप एक खास अमाउंट से ज्यादा, एक खास निर्धारित जो संख्या है डेटा की, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, फिर वही है उसके खिलाफ शिकायत होगी, और शिकायत होगी तो बोर्ड अपना निर्णय लेगा, जुर्माना लगाएगा या जो कुछ भी होगा। तो एडटेक, मेडिसिन और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर यह सुविधा दी गई है। केंद्र सरकार उसकी एजेंसियों के लिए कुछ छूट दी गई है, इसको लेकर के चिंता है, बहुत बड़ी चिंता यही है। जो केंद्र सरकार है उसकी एजेंसियां हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो विदेशी सरकारों के साथ जो भारत के संबंध हैं, उन सब मामलों में सरकार डेटा प्राप्त कर सकती है किसी भी भारत के लोगों का। तो इस मामले में देखिए यहां पे सरकार अगर डेटा प्राप्त कर सकती है बिना अनुमति के, इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी प्राप्त कर सकती है सुरक्षा के मसले पर। जो आईटी के अभी मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ बात कही कि देखिए ऐसा है, मान लीजिए देश में कोई आपात स्थिति आ जाए, कहीं पे जैसे उत्तराखंड में आपात स्थिति पैदा हो गई थी, उस तरह की कोई स्थिति आ जाए, कोई रेल दुर्घटना हो जाए, तो हम वहां पर जरूरी प्रक्रियाओं को जो जो जरूरी है उसको करने के लिए अगर हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, लोगों के पर्सनल डेटा की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम उनसे सहमति लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ना तो सहमति देने के लिए समय है उन लोगों के पास। तो ऐसे में हमें बिना सहमति के, बिना उनसे पूछे वह डेटा प्राप्त करना ही होगा। यह छूट इस कानून में दी गई है। ऐसा एक तो तर्क ये था कि सरकार को लेना नहीं चाहिए, तो उसके जवाब में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छूट इस कानून में होनी चाहिए। विदेशी सरकारों के साथ संबंध के मामले में भी कुछ मामलों में डेटा शेयर करने की बात आई है। सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपात स्थिति, जो मैंने आपसे बताया, जो उदाहरण दिया, अब जैसे एक उदाहरण ये भी था कि अगर कोई क्रिमिनल है, वह पकड़ा गया, उसके बारे में जानना है, उसका निजी डेटा हमें जानना पड़ेगा, तो ऐसे में उसकी सहमति लेने की क्या जरूरत है, वो तो क्रिमिनल है।
ऐसा भी बयान दिया गया सरकार के लोगों के द्वारा। इसके बाद एक और जो बात आती है आपत्ति, केंद्र सरकार जो है डेटा संरक्षण बोर्ड के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति में सीधे सीधे उसका योगदान है। इसका मतलब डेटा संरक्षण बोर्ड के द्वारा बनाए गए निर्णयों और जो भी उनकी प्रक्रियाएं होंगी उसमें हस्तक्षेप भी हो सकता है, ऐसे कहा जाता है। इसके अलावा जो सेवा शर्तें वगैरह हैं, जब सरकार अगर डिसाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर, उस प्रमुख पर, उस बोर्ड के प्रमुख पर एक दबाव भी हो सकता है, तो वह दबाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा और महत्वपूर्ण बातें जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि आरटीआई वाली बात, मान लीजिए किसी अधिकारी से जुड़ा हुआ डेटा हमें चाहिए, जरूरत है आरटीआई के तहत, ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 के तहत हमें किसी अधिकारी की जानकारी चाहिए किसी मामले पर, लेकिन यहां पर वो कहता है कि यह मेरे पर्सनल डेटा है, यह मेरा पर्सनल डेटा है, मैं नहीं देना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं यह टकराव भी देखने को मिल रहा है कि पर्सनल डेटा की अपनी सुरक्षा के नाम पर आरटीआई को कमजोर किया जा सकता है। यह भी यहां पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में किस तरह से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है, जब यह कानून बन जाता है तो हमें विस्तार से पता चलेगा। फिलहाल के लिए एक प्रश्न, भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल का संबंध किस कमेटी से है? जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी, के संथानम कमेटी, भंडारी समिति और रंगराजन समिति। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।